आप देखिएगा, व्हेन द ब्रिटिशर्स केम हियर, तो आपको पता होगा कि भारत को एक मैनचेस्टर माना जाता था, और किस तरह से हमारे पूरे ये जो बुनकरों का, या जो हमारे यहाँ साड़ियों का मैन्युफैक्चर होता है या कपड़ों का मैन्युफैक्चर होता है, उन वीवर्स का किस तरह से हर्ष करके पूरे के पूरे चीज इसको यूके में शिफ्ट किया गया था, और ये चीज इंडस्ट्री खत्म हो गई थी। मगर यदि आप बंगाल के इलाके को देखते हैं, बंगाल में ये अभी भी जिंदा है। अब बहुत बड़ी काथा वर्क्स वहां चलता है। अब ये नाम शायद दर्शक आपकी पहली बात सुनेंगे। ये जो चीजें हैं वहां बुनाई की जो काम होती है, उसका एक छोटा रूप ये था, बांग्लादेश में था, और बांग्लादेश इसको लिवरेज करके वर्ल्ड के मैप में वो आ चुका था। और क्या भारत से एक चीज आपने नहीं टच किया, कॉटन भारत से जाता है, जी बांग्लादेश में कोई जी। कॉटन पैदा नहीं होता। अब बांग्लादेश क्या करना चाहता है, वो क्यों ये करना चाहता है, ये ट्रेड करना चाहता है पाकिस्तान से, और वो भारत के रास्ते, क्योंकि वो लैंड बॉर्डर से तो आ नहीं सकता। वो जाएगा तो शिप रूट है ना, या अंडमान निकोबार होते हुए, लक्षद्वीप होते हुए ही गुजरेगा ना। वो अपने पैरों में, इसलिए मैं बोला वर्ड है पैरों पे कुल्हाड़ी, क्योंकि वो कहता है कि हम पाकिस्तान से कॉटन खरीदेंगे, और उसके बाद क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वेविंग उनके पास में है ना, उनके पास कामगार हैं, वो कहां से करेंगे। यदि हमने ये एक वेपन है हमारे पास, अब बहुत बड़ा वेपन है, और मुझे बड़ी खुशी है कि आपने उठाया है और गवर्नमेंट ने इसको पकड़ा है। उसको कोई ऐसा मिलिट्री फोर्सेस की जरूरत नहीं है यदि आप मारना चाहते हैं, क्योंकि यही उनका इकोनॉमिक एक देन है, और बांग्लादेश इसमें पूरी तरह फंस चुका है। भले ही वो कहना, उसके मिलिट्री लोग जाकर के जी अभी ट्रेनिंग जी। कर रहे हैं, वहां मिलाप कर रहे हैं, आपने सुना होगा इसके ऊपर में। तो मैं ये मानता हूं कि अरकान आर्मी के अलावा, जो द्वीपों में आपने आइलैंड के बारे में बात की, या चिटगांव से होता हुआ जो इलाका निकलता है, क्योंकि भारत तो कर ही सकता है, त्रिपुरा से हम कर सकते हैं कि वहां भी हमारी प्रॉब्लम है। तो मैं ये चाहता हूं कि आपके चैनल में इसके ऊपर बातचीत हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जी, ठीक कहना सर। और मैं चाहता भी यही हूँ कि जो चीज़ें लोगों के जहन में कमतर हैं उनको ठीक समझाया जाएगा। मंजू सेठ, जब कभी भी आप किसी देश की इंडस्ट्री को रोकते हैं तो यह सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं रुकता है, वहाँ की इंडस्ट्री बंद होती है तो जिनका पैसा है वो डूबता है, जो लोग काम करते हैं वो नौकरी से हाथ धोते हैं, तो देश के भीतर भी हालात बिगड़ते चले जाते हैं। यह भी एक अलग तरह की मतलब स्ट्रैटेजी होती है कि आप बिना मारे भी मार सकते हैं। इंडिया का यह जो स्टैंड है, क्योंकि आने वाले बजट में यह सारे प्रोविजंस देखने को मिल जाएंगे, इसके इतर और क्या क्या विकल्प है ताकि वहाँ की जो हुकूमत है उसको समझाया जा सके कि आप अपनी हैसियत में रहें। आई थिंक ये एक एक्शन है जो इंडिया ने लिया है, और भी एक्शंस लेंगे हम लोग इकोनॉमिक, बट ये थोड़े इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट इसका कोई मुझे लग नहीं रहा बहुत असर होगा, और इन द फ्यूचर होगा। और हमने ऑलरेडी आई थिंक, जहाँ मैंने पढ़ रही थी कि एनर्जी का सप्लाई और उसके ऊपर भी चीज़ों पे एक्शन लिया है, तो ऑलरेडी थोड़ा हमने अपना उन पर प्रेशर डाला है, पर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डालना चाहते, क्योंकि एक अभी तक इतने अच्छे हमारे ताल्लुकात रहे थे बांग्लादेश के साथ, और वहाँ के लोगों को बहुत मुसीबत आ रही थी। इसको ये जो हमने बीच में सब कुछ ट्रेड और सब कुछ ट्रेड रूट और आना जाना बंद कर रहा हुआ, तो एक ये भी उनके ऊपर प्रेशर तो जरूर है, और जो हमने वीज़ाज बंद किए हुए उसका भी प्रेशर है। तो सब चीज़ें हम कर रहे हैं, बट और लोग और देश जो हैं उनके साथ जुड़ने को तैयार हैं। जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान से वो इंपोर्ट करने के लिए कॉटन वहां से आएंगे और यहाँ से करेंगे, तो एक्सपेंसिव हो जाएगा, लेकिन चीन जी, और अदर यही कंट्रीज भी यही मैं अभी बताने वाला था कि आप सामान दुनिया किसी भी हिस्से से मंगा सकते हैं, लेकिन पड़ोस से एक दरवाज़ा खोल के दूसरे दरवाजे में आप सामान ले लेते हैं, वो जो आसानी है वो आसानी आपको नहीं मिलेगी, फिर पैसे लगाने पड़ेंगे। मैं सुमित से पूछूं इससे पहले एक जानकारी मैं देना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने यहाँ दुनिया के तमाम जिन नेताओं को बुलाया, तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो बीएनपी है, आज की तारीख में मोहम्मद यूनुस जो सरकार चला है उसमें बीएनपी भी शामिल है, जमात इस्लामी की तरह। तो खालिदा जिया के बेटे को डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया, मोहम्मद यूनुस को नहीं बुलाया। ये आप मजेदार बात है। सुमित, अब जो भारत सरकार गारमेंट इंडस्ट्री को लेकर के एक्टिव है और बांग्लादेश को सबक सिखाना चाहती है, उधर ट्रंप के आने की स्थिति में
खालिदा जिया के बेटे को बुलाया जाता है, यूनुस को नहीं बुलाया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बनती हुई सी दिख रही हैं और बांग्लादेश के ऊपर, खासकर मोहम्मद यूनुस के ऊपर एक संकट आपको मंडराता दिखता होगा। सबसे पहले तो राणा जी शो पे बुलाने के लिए साधुवाद और सभी को सादर प्रणाम। देखिए, इन चीज़ों को मैं सीक्वेंशियली विद फैक्ट्स, फिगर्स एंड नंबर्स समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो बांग्लादेश की आप गारमेंट इंडस्ट्री कहते हैं, ये हमेशा भारत के रहमो करम पे चलती थी। क्यों? आज से 2 साल पहले आपका जो कॉटन था, 98% कॉटन भारत से जाता था सर। 98% कॉटन, जिसका वो गारमेंट्स बना के, चादरें, टी शर्ट, जो भी अपैरल्स बना के एक्सपोर्ट करते थे, ये बांग्लादेश की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री थी। $35 बिलियन आता था बांग्लादेश में इससे, और इनका सबसे बड़ा मार्केट था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां इनके साथ ट्रेड सरप्लस $12 बिलियन था बिकॉज ऑफ दिस कॉटन जो ये एक्सपोर्ट करते थे उसके साथ। इनका चाइना के साथ भी ट्रेड है, ट्रेड डेफिसिट है $8 बिलियन का, यानी कि चाइना के साथ सौदा करना इनके घाटे का सौदा है, अमेरिका के साथ अच्छा था। भारत ने एक सोची समझी रणनीति के तहत मोदी जी ने इस इंडस्ट्री को चलने दिया, इसको फलने फूलने दिया। पर ठीक है, आप बड़ छोटे भाई हो, खाओ पियो, कुछ नहीं, भारत के पास तो बहुत कुछ है, हम अपना खा कमा लेंगे। पर इन्होंने ये जो पीछे आसान फरामोशी की है, जो हिंदुओं का इन्होंने शोषण प्रताड़न किया है, ये आप विश्वास करेंगे राणा जी, खट्टर साहब जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, और भी 1-2 जगह मुझसे कभी पूछा गया था कि क्या हम चीजें कर सकते हैं, मैंने ये सुझाव दिया था, ये चाहे तो हम ये $35 बिलियन की इंडस्ट्री अपने यहाँ चला सकते हैं, क्योंकि बिना कॉटन के कुछ होगा नहीं। ये इंडस्ट्री चलती छोटे मोटे लेवल पे, ये चलती है कॉटेज इंडस्ट्री की तरह है। हमारे पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार में ये इंडस्ट्री धड़ल्ले से चलेगी राणा जी। कोई हेवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं, जो बांग्लादेश बनाएगा उतनी कीमत पे हम भी बना सकते हैं। बट जियोपॉलिटिकली एक डिसीजन लिया गया, इनको चलने दो। फिर इन्होंने क्या की बदमाशी, इन्होंने साहब इजिप्ट से कॉटन, चाइना से कॉटन मंगाया, और इन्होंने पाकिस्तान से मंगाया, थोड़ा इन्होंने इजिप्ट से भी मंगाया। चाइना से क्यों मंगाया? उग्रों की समस्या के कारण चाइना का जितना भी कॉटन एक्सपोर्ट था यूएस में, वो बंद हो गया। तो चाइना के पास कॉटन सरप्लस था, इन्हें दे दिया। थोड़ा इन्होंने पाकिस्तान से मंगा लिया, थोड़ा इन्होंने इजिप्ट में कॉटन होता ही इन्होंने इजिप्ट से मंगा लिया। अब 40% हमारे यहां से आता है, बाकी 60% इन 2 जगहों से आता है। पर इंडस्ट्री की वायबिलिटी चलती थी भारत के बनाए हुए कॉटन पे, क्योंकि हम सस्ते कीमतों पे देते थे, आसान किस्तों में देते थे। और याद करिए, शेख हसीना के टाइम में एक क्रेडिट लाइन भी थी, जिसके तहत हम इनको ये कई बार उधार पे भी दे देते थे। मैंने ये सिफारिश की थी, ये इंडस्ट्री जब, क्योंकि देखिए जब यहाँ हिंदू मंदिर चलने लगे थे, हिंदू भाइयों के साथ शोषण प्रताड़न होने लगा था, इवन शेख हसीना के भी टाइम में इतने लेवल पे नहीं होता था, मैंने कहा हम इनको ये बंद क्यों नहीं कर देते, जिस पे बांग्लादेश फल फूल रहा, उछल रहा, फुदक रहा है, जिसके कारण बांग्लादेश के खीसे में 2 पैसे आते हैं, आप उसका सारा हिसाब किताब भारत से जाता हम खुद कर लेंगे। ये मेरा सुझाव था। और आज राणा जी जो आपने बात कही है, मेरा दिल बाग बाग हो गया सर। मतलब मैं क्या आपको बताऊं, मैं कितना खुश हूं। ये $35 बिलियन हम ले सकते हैं, अपने देश में कमा सकते हैं, और उनको इनकी औकात दिखा सकते हैं। देखिए, इससे ज्यादा कॉटन इन्हें चाइना नहीं दे पाएगा, ना पाकिस्तान दे पाएगा, ना बांग्लादेश। तंगी है मेरे पास, लेकिन मेरे तीनों मेहमानों ने कहा है कि ये एक ऐसा फैसला है, हमने पड़ोसी, बेहतर पड़ोसी होने के नाते, बड़ा भाई होने के नाते, आपके पनपने के लिए, आपके बढ़ने के लिए जो आपको गुंजाइश दी, आपने उसका गलत फायदा उठाया और आपने हमारी कलाई पकड़ ली। ये ठीक नहीं है। तो चावल भेजे हम, खीर खाओ तुम, तो चावल ही बंद, अपना खीर बनाते रहो, पकाते रहो। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। थैंक्स सर, थैंक्स लॉट। और सत्य में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक दीजिए विदा, नमस्कार। वो